नमस्कार दोस्तों, आज के छोटे लेक्चर में हम चर्चा करेंगे हड़प्पा के बारे में। पर हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने से पहले उससे थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने किसके बारे में पढ़ा था? पाषाण काल के बारे में पढ़ा था। और हमने ये भी बताया था इसका नाम हमने पाषाण काल क्यों रखा, क्योंकि इस काल विशेष में जो मनुष्य औजारों का प्रयोग करता था वो पत्थरों का बना होता था, इसलिए इस काल विशेष को हम पाषाण काल या इंग्लिश में स्टोन एज के नाम से जानते हैं। फिर हमने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा था। एक को हमने बोला था पूरा पाषाण काल, दूसरे को हमने बोला था मध्य पाषाण काल और तीसरे को हमने बोला था नवपाषाण काल। ठीक है, अब ये नवपाषाण काल मनुष्य के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्टेज है, क्योंकि यही वो स्टेज है जब मनुष्य कृषि के बारे में जानेगा, उनके जीवन में स्थायित्व आएगा, आरंभिक ग्रामों के साक्ष्य मिलेंगे, वह मिट्टी के बर्तन बनाना प्रारंभ कर देगा। इसलिए नवपाषाण जो युग था या काल था वो मनुष्य के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। फिर नवपाषाण काल के बाद मनुष्य के जीवन में एक और परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन को हम बोलते हैं धातु युग। मतलब अब इस टाइम पीरियड में वो क्या करने लग जाएगा? धातु या मेटल के बारे में वो जान जाएगा। और सबसे पहला मेटल कौन सा था? तांबे का था। ठीक है, सबसे पहला मेटल था आपका तांबा या कॉपर, जिसके बारे में मनुष्य अब क्या कर चुका है? जान चुका है। अब जब वो तांबे के बारे में जानेगा तब उसके जीवन में और ज्यादा परिवर्तन आएगा, है ना, क्योंकि एक नई अब वो क्या कर सकता है? तांबे का प्रयोग करके ज्यादा अच्छे औजार बना सकता है, जिसका प्रयोग करके वो क्या करने लग जाएगा? जंगलों को भी साफ कर सकता है ना। और तांबे का यूज क्यों कर रहा है? क्योंकि तांबे का जो गलनांक जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, वो कम होता था। इसकी वजह से तांबे को गलाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती थी उस समय के मनुष्यों को, इसलिए भी उसने तांबे का बहुत ज़्यादा यूज करना प्रारंभ किया। फिर एक समय ऐसा आया जब वो ये जान गया कि अगर तांबे को हम टीन के साथ मिला देंगे तो एक नया धातु बनेगा, एक नया मिश्र धातु बनेगा। उस मिश्र धातु का नाम क्या था? कांस्य या ब्रॉन्ज। तो जब वो कांस्य के बारे में जान जाता है तो उसके जीवन में और ज्यादा परिवर्तन आने लगता है। और जब वो कांस्य के बारे में जानता है उसी समय भारत के इतिहास में एक नई सभ्यता का जन्म होता है। उस सभ्यता का नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अब 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है विभिन्न एग्जामों में कि हड़प्पा सभ्यता कौन से काल का था, तो उसका आंसर क्या होगा? कांस्य, ब्रॉन्ज। ठीक है, हड़प्पा वालों को अभी लोहे का ज्ञान नहीं है। भारत में पहली बार जो लोहे का प्रयोग है वो आर्यों के द्वारा किया जाएगा। तो हड़प्पा वाले अभी किसके बारे में जान रहे हैं? कांस्य या ब्रॉन्ज के बारे में। इसलिए यहाँ के जो अधिकतर जो बर्तन होंगे या अधिकतर जो औजार होंगे वो कांस्य से बने होंगे और तांबे से बने होंगे। ठीक है, मतलब हड़प्पा वालों को 2 धातुओं के बारे में ज्ञान था, एक तांबे के बारे में ज्ञान था और दूसरा कांस्य के बारे में ज्ञान था। और कांस्य क्या था एक, या ब्रॉन्ज क्या था? एक मिश्र धातु था। ठीक है, तो आज के स्टूडियो लेक्चर में हम इसी के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो अब हमने एक शब्द प्रयोग किया, उस शब्द का क्या था? उस शब्द क्या था? सभ्यता। अब हमें यह जानना जरूरी है कि संस्कृति और सभ्यता में अंतर क्या है। तो नवपाषाण काल के समय में हमें क्या नजर आएगा? पहली बार संस्कृति के साक्ष्य ज्यादा अच्छे तरीके से नजर आएंगे। हालांकि संस्कृति तो बहुत पहले से मनुष्य के जीवन का एक पार्ट बन चुका है ना। जब पूरा पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल था, उस समय भी संस्कृति थी। लेकिन नवपाषाण काल में क्या हुआ? संस्कृति का जो दायरा है वह विस्तृत हो गया। अब संस्कृति का क्या मतलब होता है? संस्कृति का मतलब होता है वो सारे भौतिक वस्तुएं, मतलब जो हमें दिखाई देती हैं, और वो सारे विचार जो हमें दिखाई नहीं देते, वो जब दोनों आपस में मिलकर हमारे जीवन को सरल बनाने का प्रयास करते हैं, हमारे जीवन को बहुत एक सफिस्टिकेटेड बनाने का प्रयास करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। ठीक है, और जब यही संस्कृति का जब दायरा बढ़ जाता है तो वो क्या कहलाता है? सभ्यता कहलाता है। तो हड़प्पा से पहले जिन स्थलों पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलते हैं वहां पर पहले संस्कृति का विकास हुआ, और संस्कृति जब एक बड़े पैमाने पर या विस्तृत भूभाग में फैल गई तब जाके सभ्यता का विकास हुआ। तो पहले मनुष्य के जीवन में क्या आता है? पहले मनुष्य के जीवन में आता है संस्कृति, और संस्कृति का जो भौतिक पक्ष होता है वही सभ्यता के रूप में नजर आता है। तो इसलिए क्या कहलाया? ये हड़प्पा सभ्यता कहलाया। ठीक, अब सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज का कालक्रम भी समझ लेते हैं, या उसको समझने से पहले हम ये भी जान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को हम 2 नामों से जानते हैं।
पहला तो हड़प्पा सभ्यता बोलेंगे। अब हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस सभ्यता के जो सबसे पहले जो अवशेष थे वो हड़प्पा में ही मिले थे, तो उसके आधार पर इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया गया? हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। और बाद में देखा गया कि जब खुदाई का कार्य लगातार जब चलता रहा तब ये पाया गया कि सिंधु नदी के किनारे बहुत सारे उस सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाए गए हैं, इसलिए बाद में सभ्यता का नाम क्या पड़ गया? सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी पड़ गया। तो सिंधु नदी घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों एक ही है। हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस सभ्यता के पहले जो अवशेष हैं वो हड़प्पा में प्राप्त हुए थे। वर्तमान समय में जो हड़प्पा है वह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। तो हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले खोजने का जो श्रेय है वो चार्ल्स मेसन को जाता है, लेकिन जो चार्ल्स मेसन थे वो भी नहीं जानते थे कि ये जो वहाँ से जो अवशेष प्राप्त हो रहे हैं वो बहुत बड़ी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि पहले चार्ल्स मेसन ही वह व्यक्ति था जिसने लोगों को हड़प्पा सभ्यता से परिचित कराने का प्रयास किया। फिर बाद में इसके ऊपर अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी काफ़ी काम किया, लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम भी हड़प्पा सभ्यता को लोगों के सामने लाने में असफल साबित हुआ। उसके बाद घटनाक्रम चलता रहा और चलने के बाद जब जॉन मार्शल का दौर जब आया, जब जॉन मार्शल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने, तो उनकी अध्यक्षता में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में ही दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता को पहली बार लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तब जो हमारे इतिहास ज्ञान है वो और ज़्यादा विस्तृत हो गया और तब हमें पता चला कि हमारी जो सभ्यता है वो 5000 साल पुरानी है और वो कहाँ से प्रारंभ होता है? हड़प्पा सभ्यता से प्रारंभ होता है। तो इस खोज को दुनिया के सामने लाने का श्रेय किसको जाता है? दयाराम साहनी को जाता है। और दयाराम साहनी ने एक कार्य सबसे पहले 1921 में किया था। फिर बाद में 1922 में जो रखालदास बनर्जी थे उन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, और मोहनजोदड़ो के जो अवशेष है वो सिंध प्रांत में प्राप्त हुए हैं जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, तो इस तरह से जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी ने क्रमशः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की। और अभी तक हड़प्पा के करीब 1400 केंद्र पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 1400 केंद्र पाए गए हैं, जिसमें से 925 जो केंद्र है वो भारत में है और जो बाकी जो केंद्र है वो पाकिस्तान में है। अब हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देख लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, लगभग 12,99,000 किलोमीटर में हड़प्पा सभ्यता का हमें विस्तार नजर आता है। और हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो त्रिभुजाकार है। ये सारे तथ्य इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि सारे तथ्य एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक, तो जो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर में मांडा से लेकर दक्षिण भारत महाराष्ट्र में दैमाबाद तक और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर से लेकर बलूचिस्तान मतलब पाकिस्तान में सुतका गैंडोर तक विस्तृत है। ठीक है, और एक ऐसा फैला हुआ है, त्रिभुजाकार फैला हुआ है और इसका एरिया कितना है? करीब 12,99,000 वर्ग किलोमीटर या 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इस तरह से बहुत बड़े क्षेत्रफल में सिंधु सभ्यता का विकास हमें नजर आता है। अब देख लेते हैं सिंधु सभ्यता के 3 चरण। वर्तमान में जो एनसीईआरटी जो बुक है उसमें भी बताया गया है कि सिंधु सभ्यता को जो विकास है उसे 3 चरणों में हम बांट सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला चरण है उसे हम बोलते हैं प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता का चरण और इसका जो टाइम पीरियड है 3300 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक है। उसके बाद परिपक्व हड़प्पा सभ्यता आएगा और इसका जो टाइम पीरियड है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक है। उसके बाद उत्तर हड़प्पा सभ्यता आएगा और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक आएगा। क्लियर? अब इसके अलावा और कुछ देख लेते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब विभिन्न इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग तय किया है। जैसे कि MS वत्स नाम के जो इतिहासकार हुए, इन्होंने बोला कि हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 3500 से 2700 ईसा पूर्व है। उसी तरह से जॉन मार्शल ने बोला कि इसका जो टाइम पीरियड है 3250 से 2750 ईसा पूर्व है। मैके ने बोला
कि इसका जो टाइम पीरियड है 2800 से 2500 ईसा पूर्व है। व्हीलर और पिगॉट नाम के जो इतिहासकार हुए उन्होंने बोला कि इसका जो टाइम पीरियड है 2500 से 1500 ईसा पूर्व है। सीजी गैथ नाम के जो व्यक्ति हुए इतिहासकार हुए उन्होंने इसको टाइम पीरियड बताया 2300 से 1700 ईसा पूर्व। डीपी अग्रवाल ने बताया 2250 से 1750 ईसा पूर्व। और आल्चिन या आल्विन नाम का जो व्यक्ति था उन्होंने बताया कि इसका जो टाइम पीरियड है 2250 से 1750 ईसा पूर्व है। और जी एफ डेल्स नाम के जो व्यक्ति हुए उन्होंने बताया कि इसका जो टाइम पीरियड 2154 से लेकर 1864 बीसी के बीच में है। और फेयर सर्विस नाम के जो इतिहासकार हुए उन्होंने इसको बताया कि इसका जो टाइम पीरियड है 2000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच में है। तो इस तरह से इसके टाइम पीरियड को लेकर विभिन्न इतिहासकारों के मध्य विभिन्न धारणाएं प्रचलित हैं। फिर भी हम मोटा मोटी इसको मानेंगे, हम मान के चलेंगे कि हम इसे 3 चरणों में बांटेंगे। जैसे मैंने पहले ही कहा कि पहला जो चरण होगा उसको हम बोलेंगे प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता। उसका जो टाइम पीरियड है वो 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के बीच होगा। उसके बाद परिपक्व हड़प्पा सभ्यता होगा, ये होगा 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक होगा। और उसके बाद उत्तर हड़प्पा सभ्यता होगा, इसका जो टाइम पीरियड होगा 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच में होगा। ठीक, अब देख लेते हैं सिंधु सभ्यता का उद्भव भारत में कैसे हुआ। इसको लेके विभिन्न इतिहासकारों के मध्य विभिन्न मत हैं। तो हम उन इतिहासकारों को समझने का प्रयास करेंगे कि वो किन आधारों के आधार पर यह बोल रहे हैं कि सिंधु सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ। तो उसमें से हम सबसे पहले लेते हैं कि यहाँ पर जो मार्टिमर व्हीलर या गार्डन चाइल्ड या जॉन मार्शल नाम के जो इतिहासकार हुए, इनका मानना था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो मेसोपोटामिया से प्रभावित है। मतलब मेसोपोटामिया के लोगों ने आकर इस क्षेत्र विशेष में सिंधु सभ्यता को बसाया है। ठीक, लेकिन हम इसको काउंटर कर सकते हैं, हम इसके विपक्ष में कई तर्क दे सकते हैं। सबसे पहला तर्क तो ये दे सकते हैं कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो लिपि है वो किराक्षर थी और उसे पढ़ लिया गया है। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो चित्रात्मक है और उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुनियोजित थे और मेसोपोटामिया के जो नगर उतने ज़्यादा सुनियोजित नहीं थे। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में कांसे का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया है, जबकि हम मेसोपोटामिया में पाते हैं कि यहाँ पर जो कांसे का प्रयोग है वो सीमित मात्रा में है ना। तो इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता हालांकि समकालीन थे, एक ही समय के थे, लेकिन फिर भी मेसोपोटामिया की सभ्यता वालों ने हड़प्पा सभ्यता को जन्म नहीं दिया, ये हम बोल सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं उसमें से फिर कुछ इतिहासकार हुए जो ये मानते हैं कि ये आर्यों ने बसाया था, है ना। फिर उसके लिए साक्ष्य देते हैं कि जो ऋग्वेद है उसमें कई बार पूर्व शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इनमें इतिहासकार कौन कौन से हैं? डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र है। लेकिन हम इसे भी काउंटर कर सकते हैं। किन आधार पर काउंटर कर सकते हैं? धातु के प्रयोग के आधार पर हम काउंटर कर सकते हैं। जो आर्य थे उन्हें लोहे का ज्ञान था, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता वाले थे उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। आर्यों को घोड़े के बारे में ज्ञान था और हड़प्पा वालों को घोड़े के बारे में ज्ञान नहीं था। हालांकि कुछ एविडेंसेस मिले हैं, लेकिन इन एविडेंसों से हम यह सिद्ध नहीं कर सकते कि हड़प्पा वालों को पूरी तरह से घोड़े के बारे में ज्ञान था। तो इसलिए आर्यों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की स्थापना की जो बात है वो भी एक आधारविहीन बात है या तर्कों पर खरा नहीं उतरता है। अब देख लेते हैं स्थानीय उत्पत्ति का सिद्धांत। इसको देने का श्रेय जाते हैं फेयर सर्विस को, एस.आर. मुगल को, अमलानंद घोष को और डी.पी. अग्रवाल को। तो ये मान के चलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो निर्माण करने का श्रेय है वो उस क्षेत्र विशेष में, मतलब उत्तर पश्चिम भारत में रहने वाले लोगों को ही जाता है। तो इस तरह अब वो किस आधार पर बोलते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका जो उदय है उत्तर पश्चिम भारत में रहने वाले लोगों के द्वारा हुआ। तो इसलिए यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा था कि हड़प्पा को जो विकास है उसे हमें 3 भागों में बांटा था, है ना। यहाँ पर हमने देखा था। तो ये बोलते हैं कि 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक वह स्थितियां निर्मित हुई जिसकी वजह से हड़प्पा हमें नजर आता है। जैसे क्या क्या इनके जीवन में परिवर्तन है इस समय पर? सबसे पहले परिवर्तन तो ये आया कि अब ये चाक का बड़े पैमाने पर यूज कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। इसके अलावा जो कृषि है उसमें अब सरप्लस उत्पादन हो रहा है, क्योंकि सरप्लस उत्पादन होगा तभी आप एक नगर की स्थापना कर सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं, आज भी हम देखते हैं कि जो नगरीय क्षेत्र होते हैं वहां पर कृषि का कार्य नहीं होता,
बल्कि एफसीआई के बड़े बड़े गोदाम हमें कहाँ नजर आते हैं? नगरीय क्षेत्रों में नजर आते हैं। मतलब वहां पर जो सरप्लस कृषि उत्पादन होता है उसे नगर वालों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्टोर करके रखा जाता है। तो ये कब संभव होगा? जब कृषि में उत्पादन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इस टाइम पीरियड में 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के बीच कृषि में उत्पादन लगातार बढ़ रहा है ना? तो उसकी वजह से क्या होगा? सरप्लस उत्पादन होगा। अब उस सरप्लस उत्पादन को रखने के लिए हम क्या बनाएंगे? अन्नागार बनाएंगे, मतलब ग्रेनरी हाउस बनाएंगे, स्टोर वेयर हाउसेस बनाएंगे। ठीक, फिर वहां पर वेयर हाउसेस में हम क्या करेंगे? जो कृषि का जो सरप्लस उत्पादनों से हम रखेंगे, है ना, स्टोर करके रखेंगे, ताकि हम नगर वाले को आवश्यकताओं को क्या कर सके? पूरा कर सके। इसके अलावा अब ये किसके बारे में बहुत अच्छे से प्रयोग कर रहे हैं? चक्के का प्रयोग कर रहे हैं। तो चक्के का दो प्रकार से प्रयोग करते हैं। पहले तो मैंने बताया चाक के रूप में। अब इस चाक से क्या कर रहे हैं? वो मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। और चक्के का यूज करके क्या कर रहे हैं? वो परिवहन के साधनों का विकास कर रहे हैं, है ना। यहाँ हड़प्पा के विभिन्न नगरीय स्थल में ऐसे कई साक्ष्य मिले हैं कि वो वहाँ बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, है ना। तो उनके माध्यम से क्या कर रहे हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक व्यापार करना उनके लिए क्या होते जा रहा है? आसान होते जा रहे हैं। जो बैलगाड़ी है उसमें सामान लाद कर ले जा रहे हैं और दूसरे जो स्थल हैं वहां तक पहुंच रहे हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? इनके जीवन में और परिवर्तन आया। इन्होंने क्या किया कि जो नगरीय केंद्र थे, है ना, जब नगरीय केंद्र अपने विकास की अवस्था में जब पहुंच रहा था तो इन लोगों ने सीटाडेल बनाना प्रारंभ कर दिया, मतलब एक दुर्ग बनाना प्रारंभ कर दिया। किस काल विशेष में? प्रारंभिक हड़प्पा के काल विशेष में, 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के बीच में। मतलब ये जो अमलानंद घोष या डीपी अग्रवाल या फेयर सर्विस के नाम के जो इतिहासकार हैं वो बताना चाहते हैं कि नवपाषाण काल के बाद इनके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है और वही परिवर्तन अंततः किसको जन्म देता है? हड़प्पा सभ्यता को जन्म देता है। तो इसके लिए एविडेंस और कहां से जुटाएंगे उन लोग? इसके लिए एविडेंस जुटाएंगे उन लोग आमरी से, है ना, कालीबंगा से। कालीबंगा जो स्थल है हड़प्पा का, वहां पर हमें हड़प्पा की तीनों अवस्थाएं नजर आती हैं जो इस बात को पुख्ता करती हैं कि जो हड़प्पा जो सभ्यता नजर आता है वो क्रमिक विकास का परिणाम है। मतलब हड़प्पा सभ्यता कोई एक दिन में पैदा नहीं हो गया, बल्कि उसके लिए लगातार ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती चली गई जिसकी वजह से पूरा हड़प्पा सभ्यता हमें नजर आने लग गया। तो स्थानीय उत्पत्ति को सिद्धांत को ही वर्तमान समय में सबसे बेस्ट सिद्धांत माना जाता है जो हड़प्पा सभ्यता की उदय को दिखाता है ना। ये बताता है कि हड़प्पा सभ्यता कोई अचानक से पैदा नहीं हुआ या विदेशियों के द्वारा पैदा नहीं किया गया, बल्कि उसे पैदा करने का जो श्रेय है उत्तर पश्चिम भारत में फैले हुए आमरी या फिर रहमान ढेरी, कोटदीजी, है ना, सोथी संस्कृति के जो अवशेष मिले हैं हमें, उनके क्रमिक विकास से ही हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का जन्म इन संस्कृतियों के क्रमिक विकास से ही हुआ है। सबसे पहले जब हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना चालू किया था तो हमने ये बताया था कि सबसे पहले संस्कृति आया था, और जब वही संस्कृति का विकास एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में हो जाता है तब किसका जन्म होता है? सभ्यता का जन्म होता है। तो क्रमिक विकास का सिद्धांत हमें वही बताने का प्रयास करता है कि हड़प्पा सभ्यता कोई एकाएक पैदा नहीं हुआ, अपितु आमरी, रहमान ढेरी, कालीबंगा, कोटदीजी नामक स्थलों पर पहले संस्कृति का जन्म हुआ, और जब इन विभिन्न सांस्कृतिक केंद्रों के बीच आपस में विनिमय हुआ और विनिमय होने के पश्चात जब संस्कृति का बड़े एरिया में जब विस्तार हो गया तब जाके सिंधु सभ्यता क्या हुआ? अस्तित्व में आया। तो इस तरह से हमने 3 सिद्धांत के ऊपर चर्चा किया। पहला तो है मेसोपोटामिया के प्रभाव का सिद्धांत, दूसरा आर्यों का सिद्धांत और तीसरा क्रमिक विकास का सिद्धांत। तो सबसे बेस्ट जो हड़प्पा सभ्यता के विकास को डिफाइन करता है वो क्या है? क्रमिक विकास का सिद्धांत। ठीक है। अब थोड़ा सा इसके नगरीय स्थलों के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा के बारे में, है ना, क्योंकि हड़प्पा ही सबसे पहले खोजा गया था। तो इसी खोज मैंने पहले बताया 1826 में किया था चार्ल्स मेसन ने, है ना। फिर बाद में उत्खनन का कार्य किसने किया? दयाराम साहनी ने किया। और यहाँ पर जो आबादी वाला क्षेत्र है उसके दक्षिणी भाग में हमें कब्रिस्तान मिला है ना, बहुत बड़े पैमाने पर कब्रिस्तान मिला है, जैसे कब्रिस्तान एच के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हड़प्पा में और क्या क्या मिला है? उसके बाद हड़प्पा में मिला है एक विशाल अन्नागार मिला है। मैंने पहले ही बताया कि किसी भी नगर की विशेषता होती है कि वहाँ पर स्टोरेज के लिए अनाज के स्टोरेज के लिए बड़े बड़े अन्नागार होते हैं,
है ना। वर्तमान समय में भी जो बड़े बड़े नगर हैं वहाँ पर एफसीआई के बड़े बड़े गोदाम होते हैं और उन गोदामों में कृषि का जो सरप्लस उत्पादन होता है उसे स्टोर करके नगर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रखा जाता है। तो इस तरह के एविडेंस हमें कहाँ पर मिल रहे हैं, हड़प्पा में मिल रहे हैं, है ना। और विशाल अन्नागार वाला जो एविडेंस है मोहनजोदड़ो में भी मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक श्रमिक निवास मिला है हमें, यहाँ पर श्रमिक निवास भी हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये 6-6 की 2 पंक्तियों में कुल 12 श्रमिक निवास हमें मिला है। इसके अलावा एक पीतल की इक्का गाड़ी भी हमें यहाँ से मिली है। फिर स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधों वाली एक मिड़ मूर्ति या मिट्टी की मूर्ति भी मिली है। उसके अलावा सबसे अधिक अभिलेख युक्त मुहूरें मिली हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में, है ना। तो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है पूरी हड़प्पा सभ्यता के सबसे विशाल नगरों में से एक है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा का अर्थ में मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा में इसे मोहनजोदड़ो कहते हैं और इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है। और कहाँ पर है, वर्तमान में सिंध के लरकाना जिले में स्थित है और यह स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित है ना। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है और रावी किसकी सहायक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। और इसकी खोज का श्रेय किससे जाता है, रखालदास बनर्जी को जाता है 1922 में। और इस क्षेत्र में हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या मिला है, एक विशाल स्नानागार हमें प्राप्त हुआ है। देख लेते हैं, ये विशाल स्नानागार हमें प्राप्त हुआ है। इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये किससे निर्मित है, यह पक्की ईंटों से निर्मित है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा इमेज में कि किस तरह से पक्की ईंटों से निर्मित है और इसमें उतरने के लिए क्या बनी हुई है, सीढ़ियाँ बनी हुई है ना। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई। इसके बारे में विस्तृत रूप से हम धर्म वाले जब सेक्शन में जब हम जाएंगे तब हम इसके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसको में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है, इसमें पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये चेंजिंग रूम्स भी बने हुए हैं चारों तरफ, ठीक है। तो ये कहाँ से मिला है, ये हड़प्पा से हमें मिला है, सॉरी मोहनजोदड़ो से मिला है। फिर देख लीजिए कांसे की नर्तकी की जो मूर्ति है वो भी हमें कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके ऊपर कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए जो पुरोहित की जो मूर्ति है वो भी हमें कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। अब देख लेते हैं चौहनदड़ो के बारे में। तो चौहनदड़ो की जो खोज का श्रेय है वो जाता है अर्नेस्ट मैके को जाता है और उन्होंने कब खोजा था, 1935 में खोजा था। और ये भी यहाँ पर है, पाकिस्तान में स्थित है और सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और ये जो चौहनदड़ो जो था वो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र था। यहाँ पर मनके निर्माण के कारखाने थे, है ना। और मनकों से क्या बनाते थे, वो आभूषण का निर्माण करते थे। ये मनके तो ये कहाँ बनते थे, चौहनदड़ो में बनते थे, है ना। फिर देख लेते हैं कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ और इसके अवशेष कहाँ से मिले हैं, राजस्थान से मिले हैं। तो कालीबंगा एक ऐसा नगरी केंद्र है जहाँ पर हमें हड़प्पा के तीनों जो चरण है, प्रारंभिक, परिपक्व और उत्तर हड़प्पा, उसके हमें एविडेंस नज़र आते हैं, ठीक है। उसके अलावा कालीबंगा में हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं जो ये प्रदर्शित करते हैं कि हड़प्पा वाले कृषि भी करते थे और हल से उसकी जुताई भी करते थे। इसके अलावा यहाँ पर अग्नि कुंड हमें प्राप्त हुआ है, तो इससे हमें उनके धार्मिक विश्वास के बारे में पता चलता है। अच्छा, एक चीज़ और समझने वाली बात है कि हड़प्पा की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए हड़प्पा के बारे में हमारी जानकारी का जो भी स्रोत है वो पुरातात्विक साक्ष्य है। हम पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पा को समझने का प्रयास करते हैं, हड़प्पा सभ्यता को समझने का प्रयास करते हैं। तो उसकी खोज का श्रेय किसको जाता है, इसकी खोज का श्रेय 1953 में अमलानंद घोष को जाता है, ठीक है। फिर लोथल को देख लेते हैं। तो लोथल बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, ये गुजरात में है, भूगोल नदी के किनारे स्थित है और यही वही जगह है जहां पर हड़प्पा सभ्यता का डॉकयार्ड बंदरगाह में प्राप्त हुआ है और इस बंदरगाह के माध्यम से वो मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। इस बात की पुष्टि ऐसी होती है कि जो मेसोपोटामिया में जो प्रचलित जो मुद्राएं हैं, जो मुहरें हैं, वो कहाँ से हमें मिली हैं, वो मिली हैं लोथल से। इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता वाले जो हैं वो मेसोपोटामिया के साथ क्या करते थे, व्यापार करते थे, ठीक है। इसका खोज का श्रेय जाता है एस.आर. रॉ को जाता है 1957 में। ये बंदरगाह के साक्ष्य।
फिर धोलावीरा, धोलावीरा भी गुजरात में है, इसका अर्थ होता है सफ़ेद कुआं, ठीक है। तो धोलावीरा में जो घर हैं वो पत्थरों से बने हैं, जबकि बाकी हड़प्पा नगरी केंद्रों में हम क्या मिलता है कि पक्की ईंटों से बने हुए घर नज़र आते हैं, लेकिन धोलावीरा में हमें पत्थरों से बने हुए घर नज़र आते हैं, है ना। हड़प्पा के जो बाकी जो नगरी केंद्र हैं उसको दो भागों में स्पष्ट रूप से बांट सकते हैं, पश्चिम और पूर्वी भाग में, जिसमें से पश्चिमी भाग ऊंचा है और पूर्वी भाग नीचा है। लेकिन जो धोलावीरा जो है उसे हम 3 भागों में बांटते हैं, यहाँ के जो नगर है वो 3 भागों में मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्टेडियम के भी साक्ष्य मिले हैं, इसके अलावा यहाँ विज्ञापन का साइन बोर्ड भी नजर आया है, देखते हैं। ये इस तरह का साइन बोर्ड हमें कहाँ नजर आया है, ये नजर आया है हड़प्पा में नजर आया है, सॉरी तो ये नजर आया है आपका धोलावीरा में नजर आया है, ठीक है। और इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है, कब घोषित किया है? 27 जुलाई 2021 को घोषित किया है। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम विभिन्न नगरों के बारे में और अध्ययन करेंगे, साथ में ही हड़प्पा सभ्यता के जो नगरी केंद्र हैं उसकी विशेषता के बारे में पढ़ेंगे, उसके धार्मिक विश्वासों के बारे में पढ़ेंगे, और हम ये समझेंगे कि किस तरह से ये महान सभ्यता का पतन हो गया। तो तब तक के लिए धन्यवाद।